नेक्स्ट अपना क्या टॉपिक है, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अच्छे से करना है ना, बहुत ही अच्छे से करना है। देखो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर भी फ्लूइड हमारा क्या होता है, मोशन में होता है। फ्लूइड हमारा क्या होता है, मोशन में होता है। लेकिन जिसके वजह से मोशन में होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। और इसमें अपन फोर्स को कंसिडर करते हैं। काइनेमेटिक के अंदर अपन फोर्स को कंसिडर नहीं करते और इसके अंदर फोर्स को कंसिडर करते हैं। तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड हम करेंगे। जब हमारा फ्लूइड मोशन में होता है तो किस तरीके का बिहेवियर करता है उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। और जिसकी वजह से मोशन में है वो फोर्स होता है, तो फोर्स को अपन स्टडी करते हैं, फोर्स को कंसिडर करते हैं। अब फोर्स का नाम लेते ही आपको न्यूटन भैया का नाम याद आ गया होगा। अब नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आपको तो याद आ गया होगा कि भैया फोर्स, फोर्स किसके बारे में है भैया, न्यूटन। न्यूटन भैया का नाम याद आ जाता है जिनके 3 नियम थे। न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे। अच्छा, न्यूटन भैया का जो सेकंड नियम था, न्यूटन सेकंड लॉ, वो क्या होता था। न्यूटन सेकंड लॉ आप डिराइव करते तो F बराबर ma निकल के आता था। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आता था। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हालांकि होता क्या है न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। बट कोई काम का नहीं है, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया आपको, यदि आपको लगता तो मैंने बोल दिया। आप चाहो तो लिख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। बट कोई नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F बराबर ma होता है, इतना ही पता होना चाहिए। जब अपन फ्लूइड डायनेमिक्स की स्टडी करते हैं तो बहुत सारे टाइप के फोर्सेस आते हैं, उन सभी फोर्स को कंसिडर करते हैं, फिर अपन स्टडी करते हैं। तो कितने टाइप के फोर्स कंसिडर किए जाते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में, ये आपको पता होना चाहिए। पहला आपका होता है प्रेशर फोर्स। पहला कौन सा फोर्स होता है, प्रेशर फोर्स, है ना। दूसरा होता है आपका विस्कस फोर्स। तीसरा होता है आपका ग्रेविटी फोर्स। चौथा होता है आपका कंप्रेसिबल फोर्स। टर्बुलेंट फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स होता है। और माइनर फोर्सेस होते हैं। माइनर फोर्सेस को सरफेस टेंशन, माइनर फोर्स क्या होते हैं, सरफेस टेंशन वगैरह होते हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो ये 6 टाइप के जो फोर्स होते हैं, ये 6 टाइप के फोर्स को फ्लूइड डायनेमिक्स की जब स्टडी अपन करते हैं तो कंसिडर किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। देखो एक बात तो समझ लो, एक छोटी सी स्टोरी। जब हमारा फ्लूइड क्या होता है, रेस्ट में होता है, ठहरा हुआ होता है, उस केस में फ्लूइड में क्या होता है, सरफेस टेंशन काम करता है। लेकिन जब फ्लूइड हमारा मोशन में होता है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए सरफेस टेंशन को माइनर फोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में होता है तो उसमें सरफेस टेंशन अच्छा खासा होता है, लेकिन जब मोशन में आ जाता है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए सरफेस टेंशन को माइनर फोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। ये बात आपको पता है। तो इतने टाइप के फोर्सेस को कंसिडर किया जाता है फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर। अच्छा, यदि हम बात करें न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, बहुत सारी टाइप की इक्वेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। बहुत सारे टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन बताने वाला हूँ। तो आप क्या टॉपिक लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। मोशन की इक्वेशन किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहला है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन जब अपन लिखते हैं ना तो सारे फोर्स को कंसिडर कर लेते हैं। जितने भी फोर्सेस मैंने आपको बताए हैं अभी 6 टाइप के, उन सभी फोर्सेस को कंसिडर कर लेते हैं जब न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। कैसे करेंगे, फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो ये आपका प्रेशर फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ग्रेविटी फोर्स हो गया, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स हो गया, कंप्रेसिबल फोर्स हो गया, सरफेस टेंशन फोर्स हो गया। इक्वल टू किसके होगा, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, है ना। EXT मैंने लिखा है या फिर MA लिख सकते हैं। सब में वेक्टर लगा दीजिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सभी फोर्सेस का सम, ऑल फोर्सेस कंसिडर करते हैं। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में हर एक फोर्स को कंसिडर किया जाता है। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में हर एक फोर्स को कंसिडर किया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब यदि हम बात करें दूसरा रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस को और माइनर फोर्सेस को निगलेक्ट करते हैं। माइनर फोर्स में सरफेस टेंशन निगलेक्ट हो जाएगा, माइनर फोर्सेस में क्या निगलेक्ट हो जाएगा, सरफेस टेंशन। और जो आपने न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है ना, उसमें 2 चीज़ आप हटा दो, एक तो कंप्रेसिबिलिटी फोर्स हटा दो, दूसरा माइनर फोर्स हटा दो। तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। तो किस तरीके से आप लिखेंगे, एक तो आपके पास प्रेशर फोर्स है, दूसरा आपके पास विस्कस फोर्स बचेगा, टर्बुलेंट फोर्स बचेगा,
और ग्रेविटी फोर्स बचेगा। आपने कंप्रेसिबल हटा दिया, आपने माइनर फोर्सेस को हटा दिया, इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एम ए, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। मैं बार बार लिखूंगा नहीं, मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे। जस्ट मिनट गाइस। रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस ऑल, अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस और ऑल माइनर फोर्सेस। ऑल माइनर फोर्स में जनरली सरफेस टेंशन लेते हैं, इसको आपने निगलेक्ट कर दिया और कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को निगलेक्ट कर दिया, रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। अच्छा, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या निगलेक्ट करते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फोर्स निगलेक्ट करते हैं, माइनर फोर्सेस को और टर्बुलेंट फोर्सेस को। इसमें तीनों को निगलेक्ट किया जाता है, तो बचेगा क्या फिर? बचेगा क्या? एक तो आपका प्रेशर फोर्स बचेगा, दूसरा आपका ग्रेविटी फोर्स बचेगा, तीसरा आपका विस्कस फोर्स बचेगा, है ना। ए आपका बचेगा, ए आपका बचेगा, है ना, ए आपका बचेगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन में अपने प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और विस्कस फोर्स ही बचता है, विस्कस फोर्स ही बचता है। एक क्वेश्चन आता है कि विस्कस फोर्स का स्टडी करने के लिए किस इक्वेशन का यूज किया जाता है? तो नेवियर स्टोक्स के इक्वेशन का यूज किया जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन में कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, माइनर फोर्स और टर्बुलेंट फोर्स को निगलेक्ट किया जाता है, तो बचता क्या क्या? प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स और विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स को स्टडी करने के लिए किस इक्वेशन का यूज किया जाता है? नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन का, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन का, बात पता होनी चाहिए। अगला आता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन में आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें भैया तो विस्कस फोर्स को भी हटा दिया जाता है, विस्कस फोर्स को हटा दिया जाता है, तो बचेगा क्या भैया? इसमें केवल बचेगा आपका एक तो प्रेशर फोर्स बचेगा, दूसरा आपका ग्रेविटी फोर्स बचेगा। एक तो प्रेशर फोर्स बचेगा, दूसरा आपका ग्रेविटी फोर्स बचेगा। क्या बचेगा? ग्रेविटी फोर्स बचेगा, एम ए लिखा हुआ है ना, ग्रेविटी फोर्स बचेगा। तो दो ही फोर्स बचते हैं आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन में, प्रेशर फोर्स बचता है और ग्रेविटी फोर्स बचता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आपने विस्कस फोर्स को हटा दिया तो हमारा फ्लो क्या होगा? क्या बोलेंगे हम उस फ्लो को? क्या बोलेंगे? इनविसिड फ्लो बोलेंगे, इनविसिड फ्लो बोलते हैं, इनविसिड फ्लो बोलेंगे। इनविसिड फ्लो का मतलब क्या होता है? नॉन विस्कस, यानी जो विस्कस नहीं है, जो विस्कस नहीं है। आपने विस्कस फोर्स को हटा दिया, विस्कस फोर्स हटाने का मतलब क्या हुआ? कि वो फ्लूइड हमारा इनविसिड है, उसमें विस्कोसिटी है ही नहीं, इसका मतलब तो यही होता है ना। तो मैंने बता दिया, दो पॉइंट और आप लिख लेना कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज विस्कस फोर्स का स्टडी करने के लिए किया जाता है, क्योंकि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन ने अपने विस्कस फोर्स को कंसिडर किया है। दूसरा, दुनिया में ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसको विस्कोसिटी जीरो हो, जिसकी विस्कोसिटी जीरो है। फिर भी मान लीजिए हम कंसिडर करते हैं स्टडी के लिए, हमारा फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी जीरो है और नॉन विस्कस है, तो नॉन विस्कस के केस में शियर स्ट्रेस क्या होगा? अच्छा, टाउ बराबर क्या होता है भैया? म्यू होता है, डी यू अपॉन डी वाई होता है, डी यू अपॉन डी वाई होता है ना। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, डी यू क्या होता है आपका? डी यू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होगा ना, चेंज इन वेलोसिटी होता है। एक बात बताओ, मान लीजिए आपका फ्लूइड इन नॉन विस्कस है, इन विस्कोसिटी नहीं है, तो यहाँ पार्टिकल 1 की जो वेलोसिटी होगी वही पार्टिकल 2 की होगी। ये मान लीजिए पार्टिकल 1 है, ये आपका पार्टिकल 2 है, तो पार्टिकल 1 की जो वेलोसिटी होगी वही पार्टिकल 2 की होगी, क्योंकि विस्कोसिटी का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, नॉन विस्कस है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? डी यू जीरो आएगा, तो शियर स्ट्रेस जीरो होता है। तो नॉन विस्कस फ्लो के केस में जो शियर स्ट्रेस होता है क्या होता है? जीरो होता है। शियर स्ट्रेस इज जीरो इन केस ऑफ नॉन विस्कस फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो के केस में शियर स्ट्रेस जीरो होता है। लेकिन जो विस्कस फ्लो होता है उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी ना भैया। यहाँ पर डी यू इक्वल टू जीरो नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ना, यू प्लस डी यू के बराबर होगी, कुछ ना कुछ ज़्यादा वेलोसिटी होगी जो अपर लेयर होती है, तो वहाँ शियर स्ट्रेस जीरो नहीं होता। तो नॉन विस्कस फ्लो में शियर स्ट्रेस जीरो होता है, लेकिन विस्कस फ्लो में शियर स्ट्रेस जीरो नहीं होता। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर हम करते क्या हैं कि अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आपके फंडे जितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब हम बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन के बारे में। बर्नौली इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन के बारे में आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हमें नहीं पता, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट हो मैं बता दूंगा आपको। बर्नौली इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए जिस इक्वेशन का यूज किया जाता है वो होता है आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है? आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन, आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन में जो फोर्स कंसीडर होते हैं, दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो प्रेफर फोर्स होता है, दूसरा ग्रेविटी फोर्स होता है। यही होता है ना, एक तो प्रेफर फोर्स होता है और दूसरा क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है। और तो बर्नौली इक्वेशन को एनालिसिस करने के लिए जिस इक्वेशन का यूज किया जाता है वो आपको होता है आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन, और आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन में दो टाइप के फोर्स होते हैं, तो प्रेफर फोर्स, दूसरा ग्रेविटी फोर्स। ये बात तो पता चल गई आपको। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारा अजम्पशन लिया जाता है कि बर्नौली इक्वेशन को जब स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जब आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको पता चल गया कि हमारा फ्लो क्या होता है, इनविसिड होना चाहिए। फ्लो क्या होना चाहिए हमारा, इनविसिड होना चाहिए, इनविसिड होना चाहिए। फ्लो हमारा इनविसिड होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए। फ्लो हमारा स्ट्रीम लाइन होता है। फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन होता है। चलिए अजम्पशन में आगे लिखवा दूंगा आपको, अजम्पशन आगे लिखवा दूंगा, डोंट गेट कंफ्यूज हियर। तो बर्नौली इक्वेशन में मैंने बता दिया। अच्छा, बर्नौली इक्वेशन किस पर आधारित होती है भैया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होती है कि एनर्जी किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होती है। एनर्जी किसी भी पॉइंट पर क्या होती है, फ्लूइड की एनर्जी किसी भी पॉइंट पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब उस एनर्जी में तीन टाइप की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, एक तो प्रेफर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को डेटम एनर्जी कहा जाता है। तो टोटल एनर्जी फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होती है, प्रेफर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन टाइप की एनर्जी आती है। अच्छा, जब इसका इक्वेशन को जब जब बर्नौली इक्वेशन निकाला जाता है, बर्नौली इक्वेशन डिराइव किया जाता है, उस टाइम बहुत सारे अजम्पशंस आते हैं। अच्छा, बर्नौली इक्वेशन कौन बताया कैसी होती है भैया, बर्नौली इक्वेशन किस तरीके की निकल के आती है, ये आपका आता है पी बाय रो जी। बहुत अच्छे से बताऊँ, परेशान मत होइए। पी बाय रो जी, वी स्क्वायर अपॉन टू जी, वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड बराबर फी, जेड बराबर फी होता है। ये आपका बर्नौली इक्वेशन होता है। ये आपका क्या होता है भैया, बर्नौली इक्वेशन होता है। पी बाय रो जी, वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड, ये क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन होता है। अब बर्नौली इक्वेशन और इसी को एनर्जी इक्वेशन भी कहा जाता है। ये आप ओपन चैनल फ्लो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एनर्जी इक्वेशन भी कहा जाता है। जब इसको डिराइव किया जाता है आयलर इक्वेशन, आयलर मूवमेंट, आयलर मोशन ऑफ इक्वेशन से, तो उस टाइम पे बहुत सारे अजम्पशन लिए जाते हैं। हमारा फ्लूइड क्या होता है, इनविसिड होता है। इनविसिड कैसे हुआ, क्योंकि आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन में केवल प्रेफर फोर्स होता है और ग्रेविटी फोर्स होता है। वहाँ विस्कस फोर्स होता ही नहीं है, विस्कस फोर्स होता ही नहीं है, यानी जीरो विस्कोसिटी होती है, जीरो विस्कोसिटी होती है। फ्लूइड हमारा क्या होता है, इनविसिड होता है। फ्लूइड हमारा स्टडी स्टेट में होता है। स्टडी फ्लो क्या होता है, मैंने बताया था आपको, स्टडी स्टेट में होता है। फ्लो हमारा क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। फ्लो हमारा क्या होता है, इरोटेशनल होता है, इरोटेशनल फ्लो होता है। ठीक है, इरोटेशनल फ्लो होता है। अब इरोटेशनल फ्लो कब होता है, जब फेयर स्ट्रेस जीरो होता है। फेयर स्ट्रेस जीरो कब होता है, जब हमारा फ्लूइड क्या होता है, क्या होता है, जब जीरो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी जीरो होती है। ध्यान से देखिए, फ्लो इरोटेशनल होता है। और इरोटेशनल फ्लो कब होता है, इरोटेशनल फ्लो तब होता है जब हमारा फेयर स्ट्रेस जीरो होता है। जब फेयर स्ट्रेस प्रेजेंट होता है तो हमारा फ्लो क्या होता है, रोटेशनल होता है। फेयर स्ट्रेस जीरो होता है तो हमारा फ्लो क्या होता है, इरोटेशनल फ्लो होता है। अब फेयर स्ट्रेस जीरो कब होता है, जब विस्कोसिटी जीरो होती है। तो इंटरलिंक है चीज़ें। और इसमें जो फ्लो होता है हमेशा अलोंग द स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, अलोंग द स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। और केवल दो टाइप के फोर्स कंसिडर किए जाते हैं, ओनली ग्रेविटी फोर्स और प्रेफर फोर्स। लिक्विड में केवल दो टाइप के फोर्स लगते हैं, केवल प्रेफर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं कंसिडर करते। अगेन मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे अजम्पशन से क्वेश्चन आएंगे। फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो होती है, जीरो क्यों होती है, आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने विस्कस फोर्स को लिया ही नहीं है। जब विस्कस फोर्स को लिया ही नहीं तो विस्कोसिटी किस बात की होगी, स्टडी स्टेट में होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इरोटेशनल होता है। इरोटेशनल इसलिए होता है क्योंकि फेयर स्ट्रेस जीरो होता है। फेयर स्ट्रेस जीरो क्यों होता है, क्योंकि विस्कोसिटी जीरो होती है। जब विस्कोसिटी जीरो होती है तो फेयर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है। अब विस्कोसिटी जीरो क्यों होती है, मैंने आपको बताया था, टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई से, डी यू अपॉन डी वाई से। और जब विस्कोसिटी जीरो होगी तो आपकी वेलोसिटी जो होगी हर एक लेयर में सेम होगी। हर एक लेयर में सेम होगी तो जो डी यू की वैल्यू है वो जीरो के बराबर आएगी, क्योंकि पहले लेयर में भी यू है, दूसरे लेयर में भी यू है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी यानी डी यू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। डी यू क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अलोंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स और प्रेफर फोर्स कंसीडर करते हैं। हम मानते हैं कि लिक्विड पे केवल दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए, है ना, अच्छे समझ लीजिए।
इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप बोलेंगे सर क्या रोटेशनल फ्लो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? भैया रोटेशनल फ्लो के लिए अप्लाई कर सकते हैं बर्नौली इक्वेशन, बट ध्यान रखना कि जो फ्लो है केवल स्ट्रीम लाइन में होगा तभी। जब फ्लो स्ट्रीम लाइन में होगा उस केस में रोटेशनल फ्लो में भी बर्नौली इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। जब फ्लो हमारा स्ट्रीम लाइन में हो उस केस में, रोटेशनल फ्लो के केस में भी बर्नौली इक्वेशन यानी एनर्जी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ये चीज़ पता चल गई आपको बहुत अच्छे से। अब जो कुछ भी मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत लिख के बताऊंगा, इसको कॉपी पे लिख लेना। ऐसा नहीं है ना कि कॉपी पे कुछ लिखे ही नहीं, फन नोट्स दे रहे हैं। थोड़ा बहुत चीज़ें लिखनी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं तो कहता हूँ खुद के शॉर्ट नोट्स आप बनाते जाइए तो और बेटर रहेगा, टू दी पॉइंट, है ना। पर आपके ऊपर है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ना। आप क्या लिखो, बर्नौली इक्वेशन में मास ऑफ किस बर्नौली इक्वेशन को एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है, ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए, इन अजम्पशन को लिख लीजिए, बस आगे जो लिखूंगा उनको लिख लीजिएगा। क्या होती है पहली बात तो लिख लेते हैं। हमने जब हमने डिराइव किया तो क्या निकाला, पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 जी प्लस जेड, जेड बराबर सी हमने लिख लिया। ठीक है, जेड बराबर सी। इस इक्वेशन को हमने क्या कहा भैया, ये बर्नौली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमने क्या कहा, बर्नौली इक्वेशन है, या फिर इसको हमने एनर्जी इक्वेशन कहा। हमने इसको क्या कहा, एनर्जी इक्वेशन कहा। ये मैंने आपको बताया। अच्छा एक बात बताइए, ये आपकी क्या है, प्रेफर एनर्जी है। ये आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ये आपकी क्या है, डेल टाइम एनर्जी है। बट कैसे, समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए। तो पहला आप हेडिंग बनाइए प्रेफर एनर्जी। पहला हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रेफर एनर्जी। प्रेफर एनर्जी क्या होता है, प्रेफर एनर्जी इज इक्वल टू होता है, ये आपका होता है प्रेफर इनटू वॉल्यूम। क्या होता है, प्रेफर इनटू वॉल्यूम। प्रेफर एनर्जी इक्वल टू होता है प्रेफर इनटू वॉल्यूम। और प्रेफर की यूनिट क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है भैया, वॉल्यूम की आपकी मीटर क्यूब होती है। तो क्या निकल के आएगा आपका, न्यूटन मीटर। ये आपका प्रेफर एनर्जी है, किस में होता है, न्यूटन मीटर में होता है। प्रेफर एनर्जी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। ये चीज़ आपको पता चल गई यहाँ से, ये चीज़ आपको पता चल गई यहाँ से। दूसरा आपका होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसको लिख लीजिए। अच्छा, एक काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के इंटू ई बराबर 1/2 mv²। 1/2 mv² होती है ना। मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, ये काइनेटिक एनर्जी है ना। ये आपको पता होनी चाहिए। तीसरे टाइप की एनर्जी हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अबे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है P इंटू ई बराबर mgh, है ना। mgz भी लिख देते हैं, एक जेड डेटम है। और कई बार इसको अपन mgh भी लिख देते हैं, mgh भी लिख देते हैं, ये पता होना चाहिए। और जो mg क्या होता है भैया, mg आपका वेट होता है। mg क्या होता है, वेट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन क्या होगा, समझ में आ गई बात। पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है mgz या फिर mgh। डेटम से हाइट जेड है तो एच जेड हो जाएगा, एच है तो एच हो जाएगा। तो आपके तीनों एनर्जी पता चल गई, प्रेफर एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये आपको एनर्जी के बारे में पता चल गया। इन तीनों के सम को अपन क्या बोलते हैं भैया, बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं, है ना। कि हर एक पॉइंट पर जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। अच्छा, अब एनर्जी पर यूनिट वेट को क्या कहते हैं, यदि एनर्जी को वेट से डिवाइड किया जाए तो हेड निकल आएगा। हेड बराबर क्या होता है, एनर्जी को आपने एनर्जी को आपने वेट से डिवाइड कर दिया, एनर्जी को आपने वेट से डिवाइड कर दिया। जब एनर्जी को आप वेट से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका हेड निकल के आएगा। ठीक है, अब हम अलग जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट वेट निकालेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, एनर्जी पर यूनिट मास निकालेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, तो एनर्जी को अलग अलग टर्म में निकालने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक पहला रहेगा, एनर्जी पर यूनिट वेट निकालो। आप क्या करो,
एनर्जी पर यूनिट ऑफ वेट निकालो, है ना। धीमा लग रहा हो तो डबल स्पीड पे देखो हमारी वीडियो को, कोई इशू नहीं है। एनर्जी पर यूनिट वेट आप पहले निकालो। अब जब एनर्जी पर यूनिट वेट आप निकालोगे तो पहला आपका क्या आएगा, प्रेफर एनर्जी पर यूनिट वेट। क्या आएगा, प्रेफर एनर्जी पर यूनिट वेट। जब प्रेफर एनर्जी पर यूनिट वेट निकालेंगे तो प्रेफर एनर्जी क्या होती है, प्रेफर इनटू वॉल्यूम। और वेट क्या होता है भैया, वेट क्या होता है, प्रेफर इनटू वॉल्यूम। हम वॉल्यूम को हमेशा इस पे लिखते हैं, इस तरीके से कट करके, वेलोसिटी को वी पे। तो प्रेफर इनटू वॉल्यूम है, प्रेफर इनटू वॉल्यूम। और आपने वेट से डिवाइड कर दिया, आपने वेट से डिवाइड कर दिया। प्रेफर इनटू वॉल्यूम अपान वेट, वेट क्या है mg। तो ये क्या हो जाएगा, p आपका तो ऊपर ही रहेगा, है ना, p तो ऊपर रहेगा। m अपान v लिख सकते हैं इंटू जेड, है ना। तो मास अपान वेलोसिटी, मास अपान क्या हो जाएगा आपका, मास अपान वॉल्यूम है। ये आपका क्या है भैया, वॉल्यूम है, ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं है, प्रेफर इनटू वॉल्यूम था। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, m अपान वी। m अपान वी क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या निकल के आएगा, p अपान रो जी। क्या आ जाएगा, p अपान रो जी। तो प्रेफर एनर्जी पर यूनिट वेट क्या होगा, p अपान रो जी। बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। दूसरा हम बात कर लेते हैं, कलर में चेंज कर देता हूँ। दूसरा अपन निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट आप कर दो, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, अपन पर यूनिट वेट कर दो, पर यूनिट वेट अपना mg हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपको mg जेड आप जब लेते हैं अपान mg, तो क्या निकल के आ जाएगा z। और h रहेगा तो h आ जाएगा, है ना, h रहेगा तो h आ जाएगा। तो एनर्जी पर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, या फिर इसको दूसरा बोला जाता है डेल्टम एनर्जी। क्या बोला जाता है, डेल्टम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट या फिर डेल्टम एनर्जी, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो प्रेफर एनर्जी पर यूनिट वेट आपका क्लियर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, तीसरा आपका आएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, निकाल के दिखाओ, है ना। प्रेफर एनर्जी पर यूनिट वेट, पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाल दिया। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट निकाल के बताओ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। तीसरा आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, तीसरा क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट mg। ये क्या होता है, 1/2 mv² अपान mg। क्या निकल के आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, m से तो m कैंसिल हो जाएगा, तो v² अपान 2g आ जाएगा, v² अपान 2g। तो आपने तीनों टाइप की एनर्जी निकाल ली, आपने तीनों टाइप की एनर्जी निकाल ली एनर्जी पर यूनिट वेट के टर्म में। तो हमें जो टोटल एनर्जी होती है, वो टोटल एनर्जी क्या होती है भैया, प्रेफर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको डेल्टा एनर्जी लिख देते हैं, डी ज़्यादा बेटर है, क्या है, डेल्टा एनर्जी है। जस्ट अ मिनट, डेल्टा एनर्जी है। तो प्रेफर एनर्जी आपने क्या निकाला भैया, ये टोटल एनर्जी अगर आपने निकाले तो क्या है, प्रेफर एनर्जी आपने क्या निकाला था, पी बाय रो जी। काइनेटिक एनर्जी क्या निकाला आपने, v²/2g। डेल्टा एनर्जी आपने क्या निकाला, z। तो एनर्जी पर यूनिट वेट आपने एनर्जी के हेड के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि आपने वेट से डिवाइड किया है। जब एनर्जी को वेट से डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन निकल के आती है। तो ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी एनर्जी इक्वेशन है। इसको एनर्जी इक्वेशन भी कह सकते हैं, इसको अपन बर्नौली इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। एनर्जी इक्वेशन कहते हैं, बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, और किस फॉर्म में है भैया, ये हेड के फॉर्म में है, हेड के फॉर्म में है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हेड की यूनिट क्या होगी, मीटर में होगी, हेड की यूनिट क्या होगी, मीटर में होगी। तो एनर्जी पर यूनिट वेट आपने निकाल लिया। अब इसी एनर्जी को, हर एक एनर्जी को आप वॉल्यूम से डिवाइड करके देखो, मास से डिवाइड करके देखो, क्योंकि अलग अलग रूप में आएंगे क्वेश्चन, अलग अलग रूप में क्वेश्चन आएंगे। तो मैं पहले तीनों को लिखवा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको मैं निकाल के दिखा दूंगा। तो नोट करके लिख लीजिए एनर्जी को तीनों फॉर्म। पहला फॉर्म पी वाई रो जी,
रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड बराबर फी। एनर्जी पर यूनिट वेट है, ध्यान रखना एनर्जी पर यूनिट वेट है। दूसरा होता है पी वाई रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 पी वाई रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 जो वी है ध्यान रखना पी वाई रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये वी जैसा लग नहीं रहा तो आप इसको गामा समझ लेंगे। पी वाई रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी जेड बराबर क्या होता है सी होता है। ये एनर्जी पर यूनिट मास होता है, एनर्जी पर यूनिट मास होता है। तीसरा होता है भैया, तीसरा क्या होता है, मैंने क्या बोला अभी, ये आपका एनर्जी पर यूनिट क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूँ बगल में, नहीं भूल जाएंगे आप लोग। ये आपका एनर्जी पर यूनिट वेट है, एनर्जी पर यूनिट वेट है। और पी वाई रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी जेड एनर्जी पर यूनिट क्या है भैया, ये आपका एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट क्या है, एनर्जी पर यूनिट मास है, एनर्जी पर यूनिट मास है। डायरेक्ट याद रहना चाहिए, डायरेक्टली बिल्कुल भी एग्जाम में निकालने का टाइम नहीं रहता, डायरेक्टली याद रहना चाहिए। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहेगा तो क्या होगा, पी प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी जेड प्लस रो जी जेड। ये क्या होता है भैया, ये आपका क्या होता है P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी जेड। ये क्या होता है, ये आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे साथ पढ़िए, पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड बराबर फी। एनर्जी पर यूनिट वेट पी वाई रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी जेड बराबर फी। एनर्जी पर यूनिट मास पी प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी जेड इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए आगे मैं बता देता हूँ, इनको थोड़ा फटाफट डिराइव करवा के बता देता हूँ, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यदि हम बात करें प्रेफर एनर्जी की, पहला हम निकालते हैं प्रेफर एनर्जी का, प्रेफर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, प्रेफर एनर्जी क्या होता है, पी प्रेफर इनटू वॉल्यूम अपन वॉल्यूम रहेगा तो कट जाएगा तो पी ही आएगा, है ना, पी ही आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा भी था पी आया था, है ना, क्या आया था, पी आया था। तो यहाँ पर प्रेफर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लिया। दूसरा आप निकाल लो काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप निकालोगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर अपान वॉल्यूम क्या है आपका v है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आप बताओ, मास अपान वॉल्यूम रो आ जाएगा ना, तो 1/2 रो वी स्क्वायर, है ना, 1/2 रो वी स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/2 रो वी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तीसरा तीसरा क्या होता है, प्रेफर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तीसरा होता है आपका डेटम एनर्जी, डेटम एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है mg/z/, वॉल्यूम क्या है आपका v है, वॉल्यूम क्या है v है। तो वॉल्यूम v है तो मास अपान वॉल्यूम क्या हो जाएगा रो जी जेड, है ना, रो जी जेड हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए, रो जी जेड हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो मास अपान वॉल्यूम रो हो जाएगा, तो रो जी जेड बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपने निकाल लिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपने निकाल लिया। अब एनर्जी पर यूनिट मास निकाल लीजिए। अब यहाँ स्पेस कम बचा है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पास एनर्जी पर यूनिट मास आप कैसे निकाल लेंगे, है ना, एनर्जी पर यूनिट मास। पहला आप निकालोगे, मान लो एनर्जी पर यूनिट मास में मान लो पहला प्रेफर एनर्जी निकालोगे, प्रेफर इनटू वॉल्यूम, प्रेफर इनटू वॉल्यूम अपन मास करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब एक बताओ वी मास अपन क्या वॉल्यूम अपान मास है, यानी उल्टा है ना, मास अपान तो 1/रो आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पी अपान रो आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, देखो डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम अपान इसको अब दूसरे टर्म में आप लिखना चाहो तो इसको अपन वॉल्यूम अपान मास इक्वल टू 1/रो लिख देते हैं, 1/रो, ठीक है। तो अपन पी वाई रो आ जाएगा। दूसरा आप निकालना चाहें कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो mv² अपान 1/2 mv² अपान m से m कट जाएगा तो v² अपान 2 आ जाएगा। तीसरा आप लिख सकते हैं
कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एम जी जेड अपान एम, तो क्या बचेगा जी जेड बचेगा, क्या बचेगा जी जेड बचेगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो मैंने बताई है तीनों इक्वेशन मैंने डिराइव भी करवा दिया कि प्रेफर एनर्जी पर यूनिट वेट कैसे निकालेंगे, प्रेफर एनर्जी पर यूनिट मास कैसे निकालेंगे, प्रेफर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से काइनेटिक का, उसी तरीके से पोटेंशियल का। तो तीनों इक्वेशन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट आप सोच भी नहीं सकते, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना ताकि सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके बन जाए, सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल सिंपल थ्योरेटिकल आते हैं, आप कर ले जाएंगे। तो ये मैंने आपको बर्नौली इक्वेशन के बारे में सब कुछ ही बता दिया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए और करिए, बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाया है, एनर्जी पर यूनिट वेट। एनर्जी पर यूनिट वेट को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये आपका प्रेफर हेड होगा, ये आपका क्या हो जाएगा प्रेफर हेड, ये आपका काइनेटिक हेड होगा, काइनेटिक हेड, ये आपका डेटम हेड होगा, ये क्या होगा डेटम हेड होगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं कई बार, करना बहुत ज़रूरी है। इसको देखिए, इफ़ वाटर इज फ्लोविंग, इफ़ वाटर इज फ्लोविंग थ्रू अ पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर, वाटर आपका फ्लो हो रहा है एक पाइप से जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, प्रेशर दिया हुआ है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, और मीन वेलोसिटी दिया हुआ है। आपसे काइनेटिक हेड पूछा है गाइस, क्या पूछा है, काइनेटिक हेड पूछा है। तो आपको पता है कि बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन मैंने आपको बताया अभी ऊपर। हेड की बात की तो हेड के फॉर्म में लिख लेते हैं, पी बाय रो जी वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड बराबर क्या होता है सी होता है। इसमें से, इसमें से ए आपका क्या होता है, ए आपका प्रेशर हेड होता है, ए आपका काइनेटिक हेड होता है, ए आपका डेटम हेड होता है। ये चीज़ पता है डेटम हेड होता है। अब आपको गिवन क्या क्या है, एक बात बताइए, इसमें गिवन क्या क्या है, इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन है। एक तो आपको डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर का, दूसरा आपको प्रेशर दिया हुआ है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, तीसरा आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड का। आपसे पूछा है काइनेटिक हेड, तो काइनेटिक हेड का फार्मूला क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, काइनेटिक हेड इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। कंफ्यूज नहीं होना, v क्या है दो, दो का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 9.81। अब आप इसको फॉलो करिए, इसको फॉलो करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.204 मीटर, ये आपका आता है काइनेटिक हेड। मैंने बताया था ना हेड आपका मीटर के टर्म में आएगा, इसमें होता है मीटर के टर्म में। तो बहुत आसानी से आपने निकाल लिया, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, है ना। न्यूमेरिकल तो कम ही आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो अजम्पशन और ये सब मैंने जो बताया छोटे छोटे डेरिवेशन टाइप से, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को बताना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका है, बर्नौली इक्वेशन इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब चार स्टेटमेंट आपके पास दिए हैं, फिर नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। मतलब आपके पास चार अजम्पशन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किस बेस्ड पर बर्नौली इक्वेशन को, यानी बर्नौली इक्वेशन को जो आपने डिराइव्ड किया था तो कौन कौन से अजम्पशन यूज किए गए थे। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन अ लिक्विड फ्लो एंड फ्लो इज स्टडी। ये कहता है कि लिक्विड फ्लो में कोई लॉस नहीं होता, है ना। जब हमारा फ्लो फ्लो होता है, जब हमारा फ्लूइड फ्लो होता है तो उसकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता, यानी एनर्जी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होती है, एनर्जी हर एक फ्लूइड की, हर एक पार्टिकल की कांस्टेंट होती है हर एक क्रॉस सेक्शन पर। और फ्लो हमारा स्टडी होता है, फ्लो हमारा स्टडी होता है। द फ्लो इज रोटेशनल, फ्लो रोटेशनल होता है। एक्सेप्ट ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन लिक्विड। ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स के अलावा लिक्विड पर किसी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं करता। द फ्लो इज विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। आप बताइए कौन कौन से अजम्पशन आपने यूज किए थे, आप खुद ही बताइए। आपको मैं पहले बता देता हूँ, पहली बात तो आपने माना था कि हमारा फ्लो क्या होता है स्टडी होता है ना। फ्लो हमारा क्या होता है स्ट्रीम लाइंड होता है, क्या होता है स्ट्रीम लाइंड होता है, ये आपने माना था।
आपने माना था हमारा फ्लो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। हमारा फ्लो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कस होता है और इरोटेशनल होता है। ये आपने माना था इरोटेशनल होता है। ये चीज़ आपने मानी थी जब बर्नौली इक्वेशन का आपने डेरिवेशन किया था कि हमारा फ्लो स्टडी होता है, स्ट्रीम लाइंड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है और इरोटेशनल होता है। अब आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। टाइम तो हो गया, लेकिन करें क्या, करना तो ही होगा ना। बच्चों का एग्जाम है तो टाइम कितना भी ओवर हो, 1 बजे 2 बजे, है ना, तो करना ही होगा। हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं, राहुल पर मजे ले रहे हैं, टाइम आपको ओवर हो गया। देखो स्टडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और एरोटेशनल, ये आपके अजम्पशन होते हैं। अब आपको ये भी पता है कि जब बर्नौली इक्वेशन आप डिराइव करते हैं वो मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होती है, तो ऊर्जा क्या होती है, कंजर्व रहती है। अब मतलब जैसे ये आपका पाइप है, इस पाइप से फ्लो हो रहा है, इस पाइप से फ्लो हो रहा है, तो इस सेक्शन पे जितनी एनर्जी होगी और इस सेक्शन पे एनर्जी हर एक जगह पे कांस्टेंट होती है, एनर्जी हर एक जगह पे कांस्टेंट होती है, एनर्जी में लॉस नहीं होता और फ्लो हमारा स्टडी होता है। तो पहला अजम्पशन आपका करेक्ट है। रोटेशनल तो होता ही नहीं है। इसमें जब आप इसका एनालिसिस करते हैं बर्नौली इक्वेशन का तो आयलर इक्वेशन यूज करते हैं, आयलर इक्वेशन यूज किया जाता है और आयलर इक्वेशन में केवल प्रेशर फोर्स होता है और ग्रेविटी फोर्स होता है। तो भैया इसमें केवल प्रेशर फोर्स एक्ट करता है लिक्विड पर और ग्रेविटी फोर्स एक्ट करता है केवल और केवल, इसके अलावा कुछ भी एक्ट नहीं करता। तो आपका पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है। चौथा क्या लिखा, द फ्लो इज विस्कस इनकम्प्रेसिबल। भैया विस्कस कहाँ से आ गया, नॉन विस्कस होता है, विस्कस होता ही नहीं है। विस्कस क्यों नहीं होता, आप यहाँ पे देखो आयलर इक्वेशन में केवल प्रेशर फोर्स होता है और ग्रेविटी फोर्स होता है, तो विस्कस फोर्स कहाँ से आ जाएगा, विस्कस नहीं होता। ठीक है, विस्कस नहीं होता। तो भैया 1 और 3 वाला ऑप्शन सही है, 1 और 3 आपके अजम्पशन सही है। तो पहला नंबर करेक्ट होगा 1 और 3 वाला। तो बिल्कुल आपके टिप्स में अजम्पशन होने चाहिए, तभी आप जाके इनको बहुत अच्छे से टिक कर पाओगे, बहुत अच्छे से आप टिक कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है आप लोगों के लिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाए। इस क्वेश्चन को पढ़िए। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर अजम्पशन मेड इन डेरिवेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। जब बर्नौली इक्वेशन को डिराइव्ड करते हैं तो इनमें से कौन सा अजम्पशन नहीं लिया जाता, फिर इनकरेक्ट है। द फ्लो इज स्टडी बिल्कुल सही होता है, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल बिल्कुल सही होता है। ठीक है, ये चीज़ तो पता है आपको। द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब क्या है, विस्कोसिटी होती है, भैया नहीं। द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज नॉन जीरो मतलब कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती नहीं, विस्कोसिटी हम मानते जीरो होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, नॉन विस्कस फ्लो माना जाता है। तो भैया आपका स्टेटमेंट गलत है। द फ्लो इज इरोटेशनल, फ्लो क्या होता है, इरोटेशनल होता है, ये चीज़ तो आपको पता है। फ्लो क्या होता है, इरोटेशनल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा वो इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज नॉन जीरो, है ना, नॉन जीरो का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, म्यू जीरो नहीं होता है बोल रहा है, नहीं भैया, नॉन विस्कस फ्लो होता है, इनविसिड फ्लो होता है। ठीक है, आयलर इक्वेशन यूज हुई है क्योंकि आयलर में प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स होता है, इसके अलावा विस्कस फोर्स होता ही नहीं वहाँ। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक बात और पता होनी चाहिए कि अपन बर्नौली इक्वेशन को रोटेशनल फ्लो में अप्लाई कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो फ्लो क्या होना चाहिए, अलोंग द स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो गाइज आपका फ्लूइड डायनेमिक्स वाला टॉपिक कवर होता है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए और इनके क्वेश्चंस कर लीजिए। अगला अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस वाला, है ना, पीपीटी बनी हुई है, कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो फ्लो मेजरमेंट डिवाइस, बेंचोमीटर, आरपीएफ मीटर, पिटार ट्यूब, इनके बारे में अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। तब तक इनको कर लीजिए और इनके क्वेश्चंस कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए और इनके क्वेश्चंस कर लीजिए, फास्ट नोट्स बना के प्रॉपर रिविजन करिए, तभी जाके एग्जाम में आपको याद रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। देखिए अभी कितना टाइम है, ये करंट टाइम है, ये टाइम आप देख सकते हैं। जब भी वीडियो को अपन पॉज कर रहे हैं फिर कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में, तो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट करना है, एग्जाम पास में है तो पढ़ने में टाइम देना है और हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब हेल्थ को ध्यान नहीं रखना है, हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में।